नमस्कार दर्शकों और स्क्रीन के सामने हमारे साथ जुड़े डिजिटल साथियों, आज से आपको स्क्रॉल नहीं करना है क्योंकि मैं लवीना राज आपके लिए हर दिन लेकर आऊंगी वो बहस जो आपके टाइमलाइन पर आपको नहीं दिखती। इसीलिए अब आप हैशटैग्स और लाइक को छोड़ दीजिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दों की बात करेंगे और वो भी बिना फिल्टर के, क्योंकि ये है मुद्दों का महायुद्ध। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब दुनिया के कई देशों में इस वक्त जबरदस्त युद्ध की आग भड़की हुई है। और जब जब दुनिया में युद्ध की आग भड़की है, तलवारों और गोलियों के पीछे हमेशा एक छिपी हुई ताकत रही है और वो ताकत है सोना। और मैं आपको बता दूं, ये सोने वाला सोना नहीं है, बल्कि ये वो सोना है जो आपको जगा देगा। गोल्ड के रेट अगर आप देखेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। जिस सोने को हमने सबसे सुरक्षित माना, क्या आज उसके रेट, ये जो आंकड़े हैं, आपको परेशान नहीं करते दोस्तों? सवाल बिल्कुल साफ है कि जंग चल रही है, दुनिया इस वक्त हिल रही है और गोल्ड गिर रहा है। आखिर असली खेल क्या है? आज इसी पर मुद्दों का महायुद्ध हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए अब इस मुद्दों के महायुद्ध में बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने वाले हैं। एक एक करके यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी। मुकेश जैन मार्केट एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ मुकेश जैन जी, आप यहाँ पर आइए। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। और साथ ही विपुल अग्रवाल गोल्ड एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आज रहेंगे। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, जब हम मुद्दों के महायुद्ध की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा महायुद्ध अभी क्या हो सकता है। सर, मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन है। विपुल जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं दर्शकों को समझाऊं उससे पहले मुझे ही समझा दीजिए, सोना इस वक्त कर क्या रहा है? कुछ समझ में आ पा रहा है क्या? नमस्कार सभी दर्शकों को, लवीना जी आपको। जहाँ तक मुझे लगता है सोने में फ्लक्चुएशन काफ़ी बना हुआ है, तो लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो मार्केट का ट्रेंड है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। बट ऐसा पहली बार हुआ है कि वॉर के केस में सोना नीचे जा रहा है। नीचे पहले वॉर के केस में हमेशा से ही सोना ऊपर जाता था, बट इस बार वॉर अलग तरीके की है। ये वॉर क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, तो क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इसलिए गोल्ड और सिल्वर नीचे जा रहा है। बट जैसे कल ट्रम्प साहब ने ऐलान कराया 5 दिन की शांति का, तो उस हिसाब से क्रूड डाउन आया है और सोने में 10% का लोअर लेवल से उछाल देखने को कल मिला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना पैसा आपका बिल्कुल सुरक्षित है। आप कोई जल्दबाजी ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें, आपके भाव आएंगे। ठीक है, आप ये कितना ही बोल दीजिए, लेकिन देखिए थोड़ी कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति तो इस वक्त लोगों में है। मैं इस पर आपसे और भी सवाल लूंगी, लेकिन मुकेश जैन जी, मार्केट का क्या हाल है? आप सबसे पहले जो इस वक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ये बताइए। देखिए, मार्केट अभी इस समय बहुत वॉलेटाइल है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोगों को ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा। अगर गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की भी बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये, जैसे गोल्ड की भी बात करते हैं तो ये डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉलर डे टू डे बेसिस पे बढ़ रहा है, साथ में इंटरेस्ट रेट भी कम होने की उम्मीद थी ओवरसीज़ मार्केट में, वो इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं हुए। इसकी वजह से ये सोना, चांदी और ये सब बिल्कुल विपरीत दशा में ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब युद्ध की स्थिति में ये सब बढ़ने चाहिए थे, बट ये नहीं तो बहुत इसका भी कारण हम समझते हैं ना। अब मैं चाहती हूँ आप दोनों एक एक करके मुझे बताएं। विपुल जी, आपने भी कहा कि वॉर में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि वॉर होती थी तो प्राइस बढ़ जाते थे, अब घट क्यों रहे हैं? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये मैम, जैसे मैंने बताया, ये घट इसी वजह से रहे हैं कि जो अनिश्चितता का माहौल में हमेशा सोना तेज होता था, तो लोग बाग ढूंढते थे कि हम सोने में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। हाँ। और डॉलर में उतना अपना डी-डॉलराइजेशन करके सोने में इन्वेस्ट करते थे। बट इस बार सारा खेल, जो नॉर्मल जंग होती थी, ये क्रूड ऑयल की जंग है। तो क्योंकि क्रूड हमेशा से वो क्रूड में इन्वेस्ट हो रहा है, लोगों का पैसा इसमें से सोने चांदी में से निकाल के, इसीलिए सोना चांदी गिर रहा है और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये कम होगा क्रूड ऑयल, वैसे वैसे सोना फिर से तेजी पकड़ेगा। मुकेश जी, आप भी इस पर बताइएगा, क्योंकि जो अभी रेट नजर आ रहे हैं, हालांकि चांदी की नहीं, अभी हम फिलहाल सोने की बात करें, फिर हम चांदी पर भी आएंगे। अभी अगर मैं आपसे सीधे सवाल करूं, आपको क्या लगता है कितना नीचे अभी जाएगा सोने का रेट? देखिए, बहुत ज़्यादा तो जाएगा क्या? देखिए 1.10 की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि करने वाले तो $4000 की भी बात कर रहे थे, बट वो उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से एक बारी रैली आती है और रैली के अपने पीक पे पहुंचने के बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये हमने दिवाली के टाइम पे भी देखने को मिला था और इस समय भी देखने को मिल रहा है। सो ये जितनी, जैसे हमारे आप देखेंगे जो एटमॉस्फेयर, जो जलवायु है, वो भी आज बहुत अलग तरीके से
व्यवहार कर रही है, आप देखेंगे होली के टाइम पे मौसम क्या था और आज के टाइम पे मौसम क्या है। तो सिमिलरली, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी लोगों ने खरीदा, क्योंकि सोने में वो उम्मीद कर रहे थे कि वार के केस में, लड़ाई के केस में सोना चांदी बहुत ऊपर तक जाएंगे, और साथ साथ उसी तरह से ट्रेंड भी कर रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये दोबारा से अपने लेवल पे पहुंचेगा। विपुल जी, अब इसमें आम आदमी का कैसे फायदा है? आप इसको अभी इस वक्त समझा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है उसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है ऐसी सिचुएशंस में, उनके लिए आपको समझा सकते हैं क्या, गोल्ड को लेकर स्पेसिफिकली? आप देखें, गोल्ड का हाईएस्ट रेट 193 तक गया था। उस हिसाब से देखें तो मैक्सिमम अभी भी करेक्शन 20 से 22% आया है गोल्ड में। जैसे कि लोग पैनिक कर रहे हैं कि बहुत गिर गया, आपने देखा शेयर 60-70% डाउन है, सिल्वर 50% डाउन है। मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ, गोल्ड हमेशा सेफ है, सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये मौका है 20-22% जो करेक्शन आया है निवेशकों के लिए निवेश करने का, और ये बहुत सही समय है। जैसे अभी सर ने बताया $4000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो $4000 कल लग चुके हैं। $4000 लगने के बाद फिर से $4500 दोबारा से इंटरनेशनल कॉमेक्स में इसका रेट आ चुका है, जो आज थोड़ी सी प्रॉफिट है, फिर से $4400 के आसपास चल रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ख़राब स्थिति में भी जो कमोडिटी 20-22% उस पर डिस्काउंट पे मिल रही है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा मुकेश जी, अब आप ये बताइए, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई कल ये खबर आती है कि वहाँ ईरान के लिए वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत आगे हुई है, हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद मार्केट पर आज थोड़ा अलग असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, मार्केट किस रफ्तार से बढ़ेगा या यहाँ पर घटता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जो समझ में आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, रशिया ने भी बोला है कि वो भारत के बिज़नेस को ख़राब नहीं होने देंगे, किसी तरह भारत में किसी भी कमी को वो नहीं होने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए साइन है। और जैसे कि सुना जा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भारत इस युद्ध में कूदे, जबकि भारत का इस युद्ध में कूदने का मतलब बहुत गलत हो जाएगा। तो रशिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती है कि भारत इस युद्ध में ना कूदे, जिसकी वजह से भारत पे तो सपोर्ट बना रहेगा। आप किसी भी तरह से देखें, चाहे वो रशिया से लेके है या किसी और से। और जापान ने भी, अभी आपने सुना होगा कि जापान भी अपने तेल के भंडार को खोल रहा है। हाँ। और वो अलग रूट से लेके जाएगा। तो चीज़ें आगे ठीक होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ये साइन भी आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में ये युद्ध रुकेगा नहीं तो कम से कम एक अपने मिनिमम लेवल पे जरूर पहुंचेगा। विपुल जी, अब ये बताइए कि मान लीजिए मैंने अभी तक, चूंकि हम तो हमेशा से, जैसा सेफ और सुरक्षित आपने जिस टर्म का इस्तेमाल किया, सोने को तो, और खासतौर पर भारतीय तो हमेशा वो सुरक्षित वाले फैक्ट पर चलते ही हैं। अब अगर सोने के लिए मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, वो कैसे इस वक्त इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब उसे क्या करना चाहिए, अगर आप समझा पाए तो? बहुत ही आसान तरीका है सोने में निवेश करने का। आपको जितने अमाउंट का सोना चाहिए, मान लीजिए आपको 10,000 का भी सोना चाहिए, तो 10,000 का भी आपको 600-700 मिलीग्राम सोना मिल सकता है। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उस हिसाब से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ना ही इसमें लेने और बेचने में भी, अगर कोई ट्रेडिंग भी करना चाहे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। जैसे कि आप कोई और प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, तो जब लेने जाएंगे तो कुछ और रेट होगा, जब बेचने जाएंगे तो कहेंगे कोई बायर नहीं है। लेकिन गोल्ड आप आधी रात को पैसा बना सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से खरीदा है वहीं बेचना पड़ेगा आपको। हमेशा से सेफ बिल्कुल गोल्ड ही है। और मुकेश जी, आप बताइए, अब चूंकि हमने इससे पहले ऑयल की भी बात की और उससे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। ऑयल का इस वक्त क्या अपडेट है, और ऑयल यहाँ से आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आगे, अगर हम समझे तो? देखिए, ऑयल जब तक अगर ये युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो ऑयल डाउन होने वाला तो नहीं है। ये भी जो भी आया है प्रॉफिट बुकिंग से आया है, या एक जो ट्रम्प साहब की खबर आई उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल में ड्रॉप आया है। लेकिन ऑयल, अगर युद्ध चलेगा तो ऑयल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ भी ये युद्ध चल रहा है वो सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और उनकी मेन जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है सब पे अटैक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और जैसे आपका कुवैत में हुआ था, उसमें तो बल्कि ये कहते हैं कि शायद 4 से 5 साल उसको रिकवर होने में लग जाएंगे। सो ऑयल प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सवाल सिर्फ ये बनता है कि हमें पीरियड को, टेन्योर को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म में। अब अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं सबसे सेफ सेक्टर कौन सा है या कैसे निवेश किया जा सकता है, तो विपुल जी आप इसको समझा पाएंगे?
सबसे कौन सेफ सा safe सेक्टर अभी देखिए आपके हमारे हिसाब से तो गोल्ड ही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप टर्म्स में देखें गोल्ड तो कहाँ लग रहा है ना लोगों को, उसको लेकर तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, सबसे सेफ हेवन आज की डेट में भी गोल्ड ही रहेगा। आप अभी 6 महीने बाद कहेंगे विपुल जी आप सही बोल रहे थे, हम लोगों ने पैनिक सेलिंग कर दी या हम निकल गए। वैसे आप सेक्टर वाइज मार्केट में देखें, शेयर मार्केट में, तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबका गोला बारूद ख़त्म हो चुका है और दोबारा बनाने के लिए ऑर्डर्स आएंगे। और जैसा तक सर ने बोला वैसा मुझे लगता है कि ये अब लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। सबको पता चल गया है कि हमारा कितना भारी नुकसान हो रहा अच्छा, है। ये मार्केट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कितने दिन और ये लड़ाई अब चलने वाली है? और फिर चूंकि मार्केट तो सीधे कनेक्टेड है। नहीं, मार्केट लड़ाई पे डिपेंड करेगा। मार्केट तो मतलब उसको हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लड़ाई कब तक चलेगी, बट मुझे ऐसे आसार लग रहे हैं जो कल का उनका स्टेटमेंट है उस हिसाब से कि ये कूल ऑफ होने की कगार पर है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान जो ये परमाणु संयंत्रों पे जो हमले हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर पे जो हमले हो रहे हैं, सबको 10-10 साल पीछे धकेल दे रहे हैं सारी अर्थव्यवस्था को ये लोग। तो ट्रंप साहब को अब समझ में आ गया और वो फंस चुके हैं। खुद कह रहे हैं कि हमने रोक दिया है और ईरान मना कर रहा है कि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। तो ये सब ट्रंप। अच्छा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो मुकेश जी जब ईरान ने इस दावे को खारिज किया तो ईरान ने कहा कि तुम मार्केट को प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं, और आज असर दिखा भी डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का। ये कैसे कनेक्टेड है? देखिए बिल्कुल कनेक्टेड है। आप देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है, ट्रम्प चाहे जैसे भी हो, लेकिन ट्रम्प जो कहते हैं वो एज ए सुपर पावर के लीडर के रूप में कहते हैं, तो उसका व्यवहार मतलब स्वाभाविक है उसका असर आना, और उसी का असर आया है। क्योंकि इस समय लड़ाई नहीं है, बेसिकली एक ईगो की लड़ाई है। ईगो की लड़ाई है, जैसे अभी बताया विपुल जी ने कि ट्रम्प साहब फंस चुके हैं। उनको ये नहीं था कि ईरान एक बीच में एक ऑयल के एरिया को लेके, स्टेट्स ऑफ हार्मुज को लेके, वो अगर इस चीज़ को कर लेगा तो वो इतनी उम्मीद नहीं थी उसकी। उनको लगा था ये छोटा सा युद्ध होगा और हम इसको जीत जाएंगे, लेकिन ये उनको भी समझ में आ गया है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और अच्छा, इसमें सभी का नुकसान अब है। इसी पे मैं आप दोनों से चाहती हूँ आप मुझे समझाएं। मान लीजिए कि क्योंकि वहाँ इजराइल तो तैयारी ये कर रहा है कि 3 हफ्ते तक युद्ध आगे चला लें, अगर 3 हफ्ते तक इसी तरह ये युद्ध चलता है तो क्या मार्केट पर असर होगा? सोना, चांदी, और अभी तो हम चांदी की भी बात करेंगे, दोनों के लिहाज से मुझे समझाइए। विपुल जी पहले आप। नहीं, मार्केट पे तो देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा। सोने पे अच्छा, मुझे बुरा दोनों मतलब मार्केट पे तो नेगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो। सोने पे मैं नहीं समझता कि उतना असर पड़ना चाहिए, और 2-4-5% का करेक्शन आना चाहिए, बट मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट से ज़्यादा चलता है। अब परसों सेंटीमेंट खराब थे तो मार्केट डाउन था, आज सेंटीमेंट सही, एक स्टेटमेंट से मार्केट 1500 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर हो गया। तो मार्केट तो सारा सेंटीमेंट से चलता है। गोल्ड उतना ज़्यादा सेंटीमेंट से मैं समझता हूँ नहीं चलता है, क्योंकि गोल्ड में निवेशक हर टाइम बने रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कब इसमें करेक्शन आए और हम इसमें फिर से पैसा डालें। मुकेश जी आप भी बताइए। अब चूंकि वो तो कह रहे हैं कि सीधा असर मार्केट पर ही पड़ेगा, कैसे मार्केट पर असर पड़ सकता है फिर निवेशकों को अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है? क्योंकि देखिए वहाँ रशिया यूक्रेन का भी युद्ध ऐसा ही था, पहले लगा था कि खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी और आज तक चले ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर आने वाले समय में बनती, मैं तो खैर 3 हफ्ता ही कह रही हूँ, तो आपको मार्केट में क्या असर दिखता है आगे? क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट से इस वक्त कहीं ना कंफ्यूजन में है, डरे हुए हैं कि आखिर करें तो करें क्या? देखिए मार्केट की जहाँ तक बात है, आज भी और कभी भी जब भी आप लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं, वो पैसा आपका कहीं भी नुकसान में नहीं जाता, क्योंकि बात हो रही है, मैंने बोला कि पीरियड को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में किसी भी चीज़ को एंटिसिपेट करना आज की सिनेरियो में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म में आप मिड कैप में और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो शेयर मार्केट का ये जो असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा ये असर पड़ता है आपका जो स्मॉल कैप के शेयर्स होते हैं या पेनी स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि हम मोर प्रॉफिट के चक्कर में पेनी स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, जो कि बहुत रिस्की होते हैं। तो इन सब सिचुएशन में सबसे पहले पैनिक स्टॉक ही गिरते हैं, जिसकी वजह से सेंसेक्स भी गिरता है। अब तो स्टॉक बाय करने का अभी क्या तरीका सही हो सकता है, मतलब वो भी फिर आप साथ ही समझा दीजिए। देखिए अभी आपको डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको स्टॉक खरीदने चाहिए, ऑयल सेक्टर में खरीदने चाहिए, और साथ में फिजिकल गोल्ड के साथ साथ आपको ETF का भी ऑप्शन है। ETF इज एज इक्वल टू द फिजिकल गोल्ड।
आप उसको कभी भी भुना सकते हैं। तो आपको फिजिकल गोल्ड भी रखना है, साथ में ETF भी रखना है। तो ETF में 10, 15, 20% की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10% की आप 15-20% की फिजिकल में कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम चांदी की बात करेंगे तो चांदी को एंटीसिपेट करना बहुत मुश्किल काम है। चांदी एक धोखेबाज धातु है, अगर मैं बोलूं तो ये हमेशा धोखा देती है। इसमें किसी को कहना इस बार ज़्यादा दिया क्या? इस बार बहुत ज़्यादा दे दिया। आप समझिए कि ये चांदी 4,20,000 पे पहुंची थी और आज देखिए चांदी का भाव 260-270 के आसपास चांदी पहुंची है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वॉलेटाइल है। हाँ, क्योंकि चांदी का अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है। इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से ये बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में अभी किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी कहना या बहुत हेस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करना बहुत गलत होगा। आपके पास अपना पैसा है, आप लार्ज कैप में लगाइए, आप गोल्ड में लगाइए, आप ETF में लगाइए, चाहे सिल्वर के ETF में भी लगा सकते हैं। बट शॉर्ट स्मॉल कैप में या किसी भी रिस्की शेयर में किसी के भी कहने से कोई पैसा मत लगाइए। ओके विपुल जी, अब मुझे बताइए, मुकेश सर तो ये कह रहे हैं कि चांदी जो है उसने हमेशा धोखा दिया है। अभी आपने कहा कि गोल्ड तो सेफ है, सुरक्षित है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। आप मानते हैं चांदी धोखेबाज है? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैम ये ऐसा। अब आप दोनों में जो है डिबेट हो जाएगी इस पर। सिल्वर 5-6 साल पहले 75,000 की 34,000 का रेट आया था। अभी 4,20,000 का 2 लाख कल MCX पे रेट लगा था। तो उतना करेक्शन जब हुआ था और उतना ही करेक्शन अब हुआ है। तो ये देखिए आप 34,000 के बाद वो 4,20,000 भी तो बिकी, 130% का उसमें इंक्रीमेंट। मुकेश जी की मुस्कान मुझे बता रही है वो काउंटर करना चाहते हैं आप। बिल्कुल काउंटर करें मुकेश जी, हम दोनों एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं। काउंटर बिल्कुल हक है, उनका बड़े भाई है। बट मुझे लगता है यहाँ चांदी में अभी यहाँ जो लो लग गया है 2 लाख रुपए का MCX पे, अब मुझे लगता है कि चांदी में तेजी पकड़ने की उम्मीद है। मुकेश जी आपकी बारी। सर देखिए लवीना जी, मैंने ना बेसिकली ये नहीं बोला कि चांदी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मैंने बोला ये धोखा देगी। धोखे का मतलब एक लेवल पे ले जाके पटकेगी है। अग्री नहीं किया ना, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, अगर 2000 दे चुकी सर, धोखा दे चुकी है, धोखा को दूर करेगी। 2009 में नहीं, ऐसी बात वो तो एक बार जिसने धोखा दिया वो फिर नहीं देगा क्या? ये 2011 में भी सेम हो चुका है। 2011 में भी एक बहुत अच्छे लेवल पे जाके ये नीचे के लेवल पे इसने टच किया था, जो जिसका कोई रीजन नहीं है। क्योंकि आप देखिए सोना बढ़ रहा है, सोने को डॉलर से लिंक किया जाता है, या सोने को आज ऑयल से लिंक किया जा रहा है, या और चीज़ों से लिंक किया जा रहा है। वो चांदी को किससे लिंक किया जा रहा है? चांदी की इंडस्ट्रियल वैल्यू है, चांदी हर चीज़ में यूज़ होती है, चांदी की उतनी सप्लाई नहीं है, फिर क्यों गिर रही है चांदी? पर तभी इंडियन मार्केट में आपको नहीं लगता कि जब हम चांदी के भाव देखते हैं तो एक अलग सा शॉक लगता है लोगों को कि भाई चांदी भी ऐसे हो सकती है क्या? विपुल जी, ये चांदी गिर नहीं रही है मैम, ये गिराई जा रही है। ये सारा US बेस्ड पेपर सेलिंग हो रही है, इसकी वजह से चांदी गिर रही है। फिजिकल मार्केट में आज की डेट में चांदी 13-14 हज़ार रुपये MCX से ऊपर चल रही है। US में जैसा भी आपने पहले भी बोला कि ये स्टेटमेंट आने से पहले ही डाउ में और नैस्डैक में ट्रेडिंग हो गई है। जो इनको स्टेटमेंट देना था उस हिसाब से इन्होंने हेजिंग कर ली है। जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था। नहीं, गिराई जा रही है का मतलब मैं नहीं समझी। गिराई जा रही का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आजकल फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसमें हैवी सेलिंग कर रहे हैं। आपके पास जो चीज़ है नहीं वो भी आप बेच सकते हैं। तो इसमें तो फिर लोगों का नुकसान हो जाएगा। लोगों का नुकसान, जो जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना जी, वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि हम इसको सप्रेस करके गिरा लेंगे और फिर उसमें से पैसा बना लेंगे। और जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो उसमें पैनिक करके अपना 1000-2000 में निकल जाते हैं। लेकिन वो अच्छे पैसे कमाते हैं जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और उसका कमाया हुआ पैसा फिजिकल में लगाते हैं। तो अल्टीमेटली फिजिकल को बढ़ना ही होगा। अभी जो ये सेलिंग है सिर्फ पैनिक सेलिंग है। मुकेश जी अग्री करते हैं आप इस बात से? ये पैनिक सेलिंग है? नहीं, बिल्कुल पैनिक सेलिंग है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसके अंदर भी, हर चीज़ के अंदर। हम तो बेसिक नेचर की बात कर रहे थे सिल्वर की। तो बट यस, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, पैनिक सेलिंग भी हो रही है, और इसके बाद में फिर दोबारा रैली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये बिकेगी तो उनको दोबारा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? वो जब मार्केट में चांदी आएगी दोबारा, धीरे धीरे उसके रेट को बढ़ा के फिर एक दिन ऐसे ही आएगा कि पैनिक सेलिंग होगी और फिर रेट गिरेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम मार्केट की बात करें मुकेश जी, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पेट्रोल को लेकर और गैस को लेकर एक अलग सी स्थिति है, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम सारे विकल्पों
ऊपर काम कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कंफ्यूजन जो फैलाया जा रहा है, और मुझे लगता है सोने को लेकर जितना कंफ्यूजन है उतना ही गैस को लेकर भी इस वक्त हो रहा है। लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं। इस संकट को आप कैसे देख रहे हैं, और संकट है भी क्या? देखिए, संकट की जहाँ तक बात करें कि संकट के होने को नकारा नहीं जा सकता। ओके। क्योंकि जहाँ एक आम जनता परेशान हो रही है, सरकार नो डाउट इसके लिए काम कर रही है, बट आप अगर हमारे देश की पॉपुलेशन को देखें तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो उसको देखते हुए एक प्रॉब्लम आ रही है, अनकंट्रोलेबल स्थिति हो रही है, लेकिन सरकार उस पर पूरा काम कर रही है। क्योंकि सिलेंडर में सरकार ने बोला कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे, या जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं पहले 20 दिन में बुक होते थे, फिर 25 दिन में बुक किया उन्होंने। बट लेकिन क्योंकि कालाबाजारी सरकार नहीं करती, कालाबाजारी लोग करते हैं, तो वो सरकार उसको रोकने में भी लगी हुई है। बट क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से उस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये संकट तो है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम विपुल जी कब तक रहेगी? मतलब ये स्पेशली ये सिलेंडर गैस जो हम इस वक्त देख रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे भी अब लाइनें हैं, ये स्थिति में अगर युद्ध 3 हफ्ते मान लीजिए उससे पहले खत्म हो जाता है तो कितनी जल्दी सुधार हो जाएगा? क्योंकि अब जो थोड़ा सा बिगड़ा है उसको सुधरने में कुछ तो वक्त लगेगा। होता क्या है कि जब न्यूज़ आती है ना, तो हमारे देश की दोनों ही जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो इसलिए है कि इससे बड़ा मार्केट कोई नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, चाहे अपनी चीज़ें कंज्यूम करनी हो या कुछ करनी हो। और नेगेटिव इसलिए है कि जब न्यूज़ आती है तो हमारे देश में ये है कि आज ही सब चीज़ स्टोर कर लें, चाहे आपके पास जबकि मैं आपको बीच में रोक के बता दूं कि न्यूज़ जब हम बता रहे होते तब भी हमें बताते हैं कि आपको घबराना नहीं है, सरकार आपके लिए ये कर रही है। लेकिन अगेन वो जिस पे उनको फोकस करना होता है वो उस पे फोकस कर लेते हैं, और ये बात वो भूल जाते हैं कि ये भी कहा है कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। वो आगा आप लोग पहले ही करते हैं उन लोगों को, लेकिन उनके फिर भी देखिए कुछ लोगों की वो है कि उनको समझ में नहीं आता है, कि कम पढ़े लिखे हैं, उनका समझ में आता है। लेकिन हम जैसे लोग भी आप माने तो रखे हैं घर पर 2 सिलेंडर, या पीएनजी लाइन भी लगी हुई है, फिर भी कहेंगे चलो 1 सिलेंडर रख ही लेते हैं कि आप पता कोई दिक्कत आ जाए भविष्य में। मैं ये समझता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इनिशियल स्टेज में हमारे आसपास जितने भी रेड़ी पटरी चाय वाले थे तो बहुत परेशान थे, बट अब धीरे धीरे करके उनको मिल रही है सप्लाई सिलेंडर्स वगैरह की। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सरकार अच्छा काम कर रही है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी और भरपूर मात्रा में हमको ईंधन मिलने लगेगा। आपको भी मुकेश जी यही लगता है? ये जो संकट है, अगर युद्ध रुक जाता है तो कितनी जल्दी हम उसको इस वक्त पूरा कर पाएंगे? मतलब मान लीजिए वहाँ होर्मुज से निकल गए सारे टैंकर, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो सप्लाई रिकवर हो जाएगी ना हमारी। कितनी जल्दी हो सकती है? भाई आप अगर पीछे देखेंगे तो 2 टैंकर आए थे, वो 4-5 दिन में यहाँ पहुँच गए थे। तो आप करीब 1 हफ्ते का टैट लगा के चलेंगे तो 1 हफ्ते में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और वैसे भी भारत की सप्लाई को तो कोई रोक ही नहीं रहा ना। हमारे तिरंगा में इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं आप लगाओ तिरंगा और निकल जाओ आप। सो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि जो सप्लाईज हैं वो आएंगी और जगह से भी आएंगी। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट की तरफ भी देखा जा रहा है। अगर वो अल्टरनेटिव रूट सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आखिर में विपुल जी, मुकेश जी, मेरा आप दोनों से एक सवाल रहेगा। विपुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आज मैं यहाँ से जाकर सोना खरीदना चाहती हूँ तो क्या मुझे खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल मैम, पार्ट्स में खरीदना चाहिए, सारा पैसा एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 to 30%, मतलब 1 लाख रुपए आपको लगाने हैं तो 25-30 हज़ार का सोना आप बेझिझक अभी जाके दौड़ते हुए भागते हुए खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर फिर गिरेगा तो फिर थोड़े सा और निवेश करिएगा आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बाजी नहीं है। लेकिन आपको सोने में निवेश करते रहना है, और खाली सोने में नहीं, आप चांदी में भी निवेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं चांदी में निवेश करने के, तो आप बिल्कुल बेझिझक सोना खरीद सकते हैं। ओके मुकेश जी, तो चांदी तो क्योंकि लगातार बढ़ रही है तो ऐसा लोग कर ले क्या? क्योंकि यूजुअली ऐसा हम देखते हैं कि अभी खरीद लो और फिर ये और बढ़ेगा, फिर ये फायदा करेगा। देखिए, चांदी के लिए तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है इस समय। आपने तो पहले ही कह दिया वो धोखेबाज है। तो इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। बट हाँ, सोने की जहाँ तक बात है, आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड में भी जा सकते हैं, ETF में भी जा सकते हैं। बट आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। आपको अगर आपका 10 लाख रुपए का टारगेट है, 10 लाख रुपए का 20% आप अभी कर लें, 20% फिर कर लें, 20 मतलब आप इसको 5 हिस्से में बांट सकते हैं और सिर्फ आपको अपना पैसा गोल्ड के लिए भी बताया। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपना ही पैसा यूज करें। किसी से बाजार से पैसा उधार ब्याज पे लेके पैसा सोने चांदी में ना लगाएं। पहले अपनी दिनचर्या, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाना, रहना, पीना, बच्चों की पढ़ाई, उसमें निवेश करें। सोने चांदी में
जब बाद में आपके सब काम पूरे हो जाएं सोने चांदी में, उसके बाद निवेश करें। फेयर एडवाइस, मतलब आप खरीद भी लें, इन्वेस्ट भी कर लें, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर सरल भाषा में हम समझें तो। जी 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 बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो कंफ्यूजन की स्थिति सोने चांदी को लेकर बनी हुई है, खासतौर पर इंडियन मार्केट में, वो दर्शकों को बड़े आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मुद्दों का ये महायुद्ध, इसी तरह हर दिन एक नई बड़ी बहस के साथ मैं मिलूंगी आपसे डिजिटल साथियों, वो मुद्दे जो आप डिजिटल पर देखना चाहते हैं। शुक्रिया।